नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रूस द्वारा यूक्रेन पर चढ़ाई को लेकर के पिछली दफ़ा जो हमने वीडियो जारी किया था उसे देखने के बाद कई दर्शकों के हमारे पास में फ़ोन आए थे कि आखिर रूस यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है। चूँकि यह सवाल बहुत ही प्रासंगिक है, इसी कारण के चलते हमें यह वाला वीडियो बनाने की एक प्रेरणा मिली है। दर्शक बंधुओं, आपको बहुत ज्ञात होगा कि पहले यह जो दुनिया थी 1991 से पूर्व दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ और अमेरिका के अंदर लगातार तनाव चलता रहता था। दोनों ही देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश करते थे और जब भी उन्हें मौका मिलता था वो चूकते नहीं थे। चूँकि दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न थे, इसलिए सीधे सीधे तो कभी उनमें जंग नहीं हुई, लेकिन जो तनाव और जो तनातनी लगातार रहती थी और ऐसे हालात हर समय बने रहते थे युद्ध जैसे, तो उसे दुनिया शीत युद्ध के नाम से जानती थी। वर्ष 1991 में ऐसी परिस्थितियां बनी। अब उन परिस्थितियों के पीछे कौन था? या तो अमेरिका और पश्चिम देश या फिर खुद कम्युनिस्ट, जिसके चलते वर्ष 1991 में सोवियत संघ पूरे 15 अलग अलग देशों में बंट गया। वर्तमान में जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो उस समय केजीबी जो सोवियत संघ की खुफिया संस्था थी उसके वो अधिकारी थे। तो जब सोवियत संघ के अलग अलग 15 टुकड़े हुए तो व्लादिमीर पुतिन के मन में बहुत ही ज़्यादा एक ठेस पहुंची। वो ठेस ये थी, या उसकी अगर अपन तुलना करना चाहें तो आज हिंदुस्तान के जो भी राष्ट्रवादी हैं वो इस भारत को, इस हिंदुस्तान को अपनी मां समझते हैं और भारत माता कहते हैं। तो जिस प्रकार से राष्ट्रवादियों के मन में भारत के अलग अलग टुकड़े होने से जो टीस उठती है, जो एक दर्द होता है, जो एक तकलीफ होती है, ठीक इसी प्रकार की तकलीफ 1991 में व्लादिमीर पुतिन के भी हुई थी। चूंकि व्लादिमीर पुतिन उस समय खाली एक खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे, तो ज़्यादा पावर तो उनके पास में कुछ था नहीं, इसलिए चाह करके भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब सोवियत संघ का जो एक सबसे बड़ा टुकड़ा होने के बाद में जो सबसे बड़ा देश था रशिया, उस रशिया के जब राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन, तो उन्होंने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और बहुत ही गोपनीय तरीके से उस रशिया की जो सैन्य शक्ति थी उसका विस्तार करना प्रारंभ किया। क्योंकि लोग खाली ये समझते थे, या अपन एक सीधा सीधा कहें तो अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये लगता था कि सोवियत संघ के टूटने के बाद कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अमेरिका का या दुनिया में और किन्हीं दूसरे देशों का मुकाबला कर सके। अलग अलग टुकड़े हो चुके थे, इस कारण से सबको ये लगता था कि इनकी ताकत भी बढ़ चुकी है, इसलिए ये अब कुछ कर नहीं पाएंगे। उधर जो व्लादिमीर पुतिन है, उनके मन में क्या चल रहा है यह आज भी भांपना बहुत मुश्किल है। तो उस दौर में जबकि एक तरह से उनको लोग नेग्लेक्ट ही करते थे कि यार ये तो कुछ कर नहीं सकेंगे और रशिया भी क्या कर लेगा, तो इतना लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते थे। इसी चीज का पुतिन ने फायदा उठाया और वहां पर प्राकृतिक गैस की बहुतायत है और तेल के भी, कच्चे तेल के भी खूब भंडार हैं। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने उस कच्चे तेल से प्राप्त होने वाली आय और जो
प्राकृतिक गैस से मिलने वाला जो पैसा था उससे उन्होंने अपनी सैन्य ताकत को खूब बढ़ा लिया। कुछ ही महीनों पूर्व मन में तो देखिए उनके लगातार यह चल ही रहा था, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि मैं आज नहीं तो कल महारूस बनाऊंगा और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो अलग अलग 15 देश हुए हैं उन सबको पुनः एकजुट करूंगा। व्लादिमीर पुतिन को एक बात मन में यह भी खटकती थी कि जब तक शीत युद्ध का दौर था उस समय तो अमेरिका अकेले अपनी कुछ भी दादागिरी नहीं चला सकता था। जहां भी अगर अमेरिका कहीं फटे में टांग अड़ाता तो उसी समय रशिया जाकर के और खड़ा हो जाता था। तो एक तरह से मामला सब कुछ संतुलित हो जाता था। आपको ध्यान होगा वर्ष 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और नए बांग्लादेश का गठन किया तो उस समय एक समय ऐसी परिस्थिति भी आ गई थी कि अमेरिका जब उसको ये लग गया कि पाकिस्तान हारने वाला है तो अमेरिका वो जंग में कूदने वाला था और भारत को डराने के लिए उसने अपना बेड़ा भी भेज दिया था। लेकिन ठीक उसी समय रशिया ने भी तुरंत काउंटर करते हुए अपने बेड़ों को रवाना कर दिया। तो अमेरिका चाह करके भी कुछ नहीं कर पाया और भारत को एक जबरदस्त सफलता मिली जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये जो काउंटर करने की जो पोजीशन थी उस समय सोवियत संघ की, वो सोवियत संघ की काउंटर करने की, अमेरिका को काउंटर करने की पोजीशन बाद में नहीं रही जब सोवियत संघ अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। तो व्लादिमीर पुतिन को यह बात बहुत अखरती थी। हालांकि वो प्रयास करते भी थे, जैसे सीरिया का जो मामला था, सीरिया में जब विद्रोहियों को सहायता देने की अमेरिका ने कोशिश की तो जो वहाँ पर बशीर की जो गवर्नमेंट थी उसको रशिया ने समर्थन देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी उस स्थिति में वो नहीं थे कि बिल्कुल 100% कहीं ना कहीं जा करके और अमेरिका का काउंटर कर सके। तो जो एक छत्र राज था अमेरिका का शीत युद्ध के बाद, ये बात भी व्लादिमीर पुतिन को बहुत ज़्यादा अखरती है आज भी। यही वजह है कि व्लादिमीर पुतिन इस तत्कालीन सोवियत संघ को पुनः एकजुट करके और महारूस बनाना चाहते हैं। इस बात को अमेरिका समझ तो नहीं पाया, लेकिन अमेरिकन जो थिंक टैंक थे उनके मन में कहीं ना कहीं यह बात जरूर थी कि आज नहीं तो कल रशिया भी एक बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए अमेरिका ने क्या किया कि रशिया के पास में जो देश थे छोटे छोटे, उनको नाटो में शामिल करना शुरू कर दिया। शुरुआती 1-2 देश जो जिनकी सीमा रूस से लगती थी वो नाटो में शामिल हो गए। तो उस समय तो रशिया उनका बहुत ज़्यादा विरोध करने की स्थिति में था नहीं, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। लेकिन बाद में जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करने का प्रयास किया और यूक्रेन की भी जब ये चाहत हो गई और उन्होंने ये सोचा कि हमारी सुरक्षा की गारंटी तभी है जब हम नाटो में शामिल हो जाएंगे, तो ये बात व्लादिमीर पुतिन को बहुत ज़्यादा अखर गई। उसका कारण यह है कि यूक्रेन की बहुत लंबी सीमा वो रशिया से लगती है। अब यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो जितने भी हथियार है, विध्वंसक हथियार, सैनिक, वो सब कुछ यूक्रेन के माध्यम से नाटो देश रशिया की बॉर्डर पर जमा कर देते। और आज जो जिस ढंग से हम हमला देख रहे हैं ना कि रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है, ऐसा भविष्य में कभी भी हो सकता था कि यदि रशिया से नाटो के 30 जो सदस्य देश हैं वो अगर किसी भी बात पर अगर उनमें कोई जंग छिड़ती, कोई तनाव होता,
तो आज जैसे हमले हम देख रहे हैं रशिया से यूक्रेन पर होते हुए, वो हो सकता है कि यूक्रेन के माध्यम से पश्चिमी देश रशिया पर हमला करते। तो इस चीज को व्लादिमीर पुतिन ने भली भांति समझ लिया और युद्ध शुरू होने से पूर्व जब वार्ताओं के दौर चले और कूटनीतिक बातचीत जब चल रही थी, तब सोवियत संघ ने साफ कर दिया कि यूक्रेन किसी भी हालत में नाटो के साथ शामिल नहीं होगा। देखिए, आज कोई भी देश है, उसे अपनी सुरक्षा का या भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे का अगर वो चिंता नहीं करेगा और उसके बारे में नहीं सोचेगा, तो ऐसे देशों को मिटते हुए भी देर नहीं लगती। इसलिए उस आसन्न खतरे को पहले से भांपकर रशिया ने साफ साफ शब्दों में यूक्रेन वासियों को बोल दिया, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनको बोल दिया, और जो नाटो देशों के जितने भी सदस्य देश हैं उन सब की बात में उनके सबके कान में ये बात डाल दी कि यूक्रेन को हम किसी भी कीमत पर नाटो में शामिल नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन ने जब नाटो में शामिल होने के प्रयास जारी रखे, तो यह चीज़ रूस से बर्दाश्त नहीं हुई। व्लादिमीर पुतिन इस बात को आसानी से हजम नहीं कर पाए और उन्होंने दो बातें हैं। एक तो मन में महत्वाकांक्षा है ही कि हमें महारूस बनाना है, जो सोवियत संघ के जितने टुकड़े हुए हैं उनको सबको एकजुट करना है और वापस महाशक्ति बनना है महारूस के रूप में। तो एक तो ये वाजिब कारण है। दूसरा, क्योंकि वाजिब कारण में खैर कहूँ तो उससे कई लोग मेरी बात से इससे सहमत होंगे या नहीं होंगे, उससे खैर कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नज़र में ये वाजिब है कि अपनी माँ के जब टुकड़े होते हैं तो वापस एक समय ऐसा आना चाहिए कि वो टुकड़े वापस एकजुट हों। उसके लिए शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है। तो चूंकि व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में वो पहले से चल ही रहा था, तो आज हम जो चीज़ देख रहे हैं कि एक तो उन्हें महारूस एकजुट करना है और दूसरा यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना है। आज आप स्वयं कल्पना कर लीजिए, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता तो अमेरिका और उसके जो 30 सहयोगी देश हैं उनके सैनिकों को यूक्रेन पहुंचते देर नहीं लगती और वो आमने सामने की जंग रशिया से छेड़ देते, और ऐसे में रशिया के लिए एक साथ 30 देशों से मुकाबला करना आसान नहीं रहता। इसलिए जो ये दूसरा कारण है नाटो में शामिल नहीं होने देना, और नियत समय पर 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। वर्तमान में युद्ध की क्या परिस्थितियां हैं, आगे जाकर के क्या परिस्थितियां बनेगी, यह एक अलग विषय है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन एक चीज सोच करके चलते हैं कि लड़ाई कैसी भी हो, लेकिन पहला मुक्का अपनी ओर से सामने वाले के पड़ना चाहिए। इसीलिए शुरुआत उन्होंने कर दी है, और जो जानकार लोग हैं वो जानकार लोग ये कह रहे हैं कि सोवियत संघ का जो सपना लेकर के मन में व्लादिमीर पुतिन चल रहे हैं, तो वो केवल यूक्रेन पर हमला करके ही नहीं रुकेंगे, और दूसरे जो छोटे छोटे देश हैं उन सबको भी
साम दाम दंड भेद से वो अपने साथ शामिल करेंगे। अब जहां तक भारत का सवाल है इस सारे प्रकरण में, अभी तक तो हम जो चर्चा कर रहे थे ना, वो थी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे हमें क्या लेना देना, दो देश हैं आपस में लड़ रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन दर्शक बंधुओं, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। हमारी जो भारत माता है, हमारी भारत माता के भी दुश्मनों ने खूब टुकड़े किए। किसी ज़माने में अफगानिस्तान तक हमारी सीमाएं थी, तो अफगानिस्तान भी हमारे में शामिल था। गांधार आपने नाम सुना होगा। कंधार जो अपभ्रंश होकर के अभी हो गया, वो किसी ज़माने में गांधार था, और गांधार नरेश शकुनी था, और धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, वो उसी गांधार की रहने वाली थी जो आज कंधार है। तो अफगानिस्तान भी भारत में शामिल था, पाकिस्तान तो था ही, बांग्लादेश तो था ही, लेकिन जो जम्बो द्वीप हमारा कहलाता था, उसमें श्रीलंका, भूटान, बर्मा, नेपाल, कंबोडिया, लाओस, ये सब भी हम ही में शामिल थे, और वो ही हमारा अखंड भारत था। जब इस भारत में रहने वाले जो यहाँ के मूल निवासी थे, वो मूल निवासी जब कमजोर हुए, तो धीरे धीरे हमारी भारत माता के टुकड़े होते गए, खंडित होते चले गए। और आज जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये पता भी नहीं है कि हमारा भारत, हमारा अखंड भारत कितना विशाल था। वो सब भूल गए। तो ऐसे में क्या व्लादिमीर पुतिन की तर्ज पर भारत पर शासन करने वाले लोगों के मन में यह बात नहीं आनी चाहिए कि वो भी अखंड भारत बनाए? इसमें क्या बुराई है? कल तक कई लोग इस बात को सांप्रदायिकता से जोड़ करके देखते थे, लेकिन सांप्रदायिकता का भी ये कोई सवाल नहीं। ये सीधा सीधा सवाल है हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ। हमारा अस्तित्व तभी तक है जब हमारा भारत, हमारा देश सुरक्षित है। तो ऐसे में भारत को ऐसी महाशक्ति बनकर क्या अफगानिस्तान को अपने में शामिल नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान को अपने में शामिल नहीं करना चाहिए? बांग्लादेश को अपने में शामिल नहीं करना चाहिए? और भी जो देश हमसे खंडित होकर के गए थे, उनको हमें अपने में शामिल करना चाहिए। वर्तमान में चाइना ने हमारे कैलाश मानसरोवर पर कब्जा कर रखा है, वो भी हम में शामिल होना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी दर्शक बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सा इतिहास को टटोलिए। जहां कहीं भी अखंड भारत विषय से संबंधित जो भी पुस्तकें आपको मिले या इंटरनेट पर उपलब्ध रहे, उन सबको आप पढ़िए। और वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है, युद्ध तो नहीं कहूंगा क्योंकि वापस वही बात है कि रशिया के सामने यूक्रेन कहीं पर भी नहीं टिक सकता, लेकिन रशिया और रशिया की जो सेना है वो बहुत ही सतर्कता से और कम से कम यूक्रेन का नुकसान हो, उस चीज को दृष्टिगत रखते हुए बहुत संयमित चढ़ाई कर रही है। वरना रशिया के लिए यूक्रेन को एक दिन में परास्त करना भी संभव है, लेकिन वो चूंकि यूक्रेन को सोवियत, जो अपना सोवियत संघ का ही हिस्सा मानती है रशियन सेना, और यूक्रेन को अपना ही देश मानती है और यूक्रेन वासियों को अपने ही भाई बांधव मानती है,
इसलिए रशिया ने पूरी ताकत से उस पर हमला नहीं किया है और स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, गेहूं के साथ गुण भी पिसता ही है। तो जब सैन्य ठिकानों पर भी हमले करते हैं तो हो सकता है कि कुछ रिहायशी इमारतें भी उसकी चपेट में आती है, लेकिन मन उनका ऐसा नहीं है कि वो रिहायशी इलाकों पर बमबारी करे। लेकिन हाँ, व्लादिमीर पुतिन पूर्ण रूपेण ये ठान चुके हैं कि मुझे ये जंग हर हाल में जीतनी है, मुझे महारूस बनाना है। इसलिए अगर वक्त आया तो वो यूक्रेन पर बड़ा हमला भी करेंगे और उसमें चाहे ज़्यादा जाने जाए या कम जाए, उससे व्लादिमीर पुतिन को कोई फर्क भी नहीं पड़ता और कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज़ है। देखिए, जब भारत माता के टुकड़े हुए थे तो उस समय भी तो खूब जाने गई थी, उस समय कोई कम जाने थोड़ी गई थी। पाकिस्तान से ट्रेनें की ट्रेनें पूरी कट कट करके और हिंदुस्तान में आई थी। तो जब कभी व्लादिमीर पुतिन की तर्ज पर भारत का कोई नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सत्तारूढ़ दल का हो, जब वो ठानेगा कि मुझे वापस अखंड भारत बनाना है, तो क्या है वो सब आसानी से हो जाएगा? अफगानिस्तान में शासन करने वाले तालिबान क्या तश्तरी में रख करके और भारत को सौंप देंगे कि लो अफगानिस्तान लो? क्या पाकिस्तानी दे देंगे? क्या बांग्लादेशी दे देंगे? नहीं, जंग तो होगी, और जब जंग होगी तो उसमें खून भी बहेगा। तो भारत में रहने वाला एक बहुत बड़ा समुदाय जो आज ये सोचता है कि यूक्रेन के जो आम नागरिक है वो फालतू में मर रहे हैं, उनका बेचारों को कोई लेना देना नहीं, तो बहुत ज़्यादा चिंतित और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ होगा। और आप सबसे एक बार पुनः अनुरोध करते हुए कि अपने मन में प्रत्येक भारतवासी अखंड भारत बनाने की एक आग जगाए। सोते, जागते, उठते, बैठते, नहाते, धोते, खाते, पीते, ये मन में प्रण होना चाहिए कि हमारा भारत एक बार पुनः अखंड होगा। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि रशिया ने जो यूक्रेन पर चढ़ाई की है उस सब का आप समर्थन करिए, यह बेहद जरूरी है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।